Jai Mata Di. Today's video is all about important chapter locomotion and movement. प्लीज़ अगर आपको इतना सा भी हेल्प हो रही है तो सबको बताइए और शेयर कीजिए। ये वाला चैप्टर 2 लेक्चर्स में जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी है, और बाय द वे अगर आप इसे 2 बेस पे समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि भाई जो मूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल या फिर फीचर होती है हम ही सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या आपको मतलब एनिमल और जो हमारे प्लांट्स होते हैं सब के सब अलग अलग मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे कि प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करानी, प्रोटोप्लाज्म से ही चलना, ये यूनिसेलुलर का एक फीचर होता है लाइक अमीबा। ये एक सिंपल फॉर्म होती है मूवमेंट की। मूवमेंट कराना थ्रू सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स के थ्रू अलग अलग करते हैं, जबकि हम लिम्स के थ्रू, जाज अपने जबाड़ों के थ्रू, आईलेट्स के थ्रू, टंग के थ्रू मूवमेंट कराते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये मूवमेंट्स होती हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह पर लोग चेंज होता है पोजीशन में, लोकेशन में, इन सब को हम लोकोमोशन बोलते हैं। लेकिन अगर पोजीशन में चेंज ना हो तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, जो क्लाइंबिंग है, फ्लाइंग है, ये सब आपके लोकोमोशन मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी जो होती है आपकी, वो नहीं डिफरेंट करती आपके अदर टाइप ऑफ मूवमेंट्स से। जैसे पेरिमीशियम हुआ, पेरिमीशियम क्या करता है, सीलिया की मदद लेता है। किसकी मदद लेता है? सीलिया की मदद लेता है अपने आप को मूवमेंट कराने में। अब हाइड्रा जो है वो टेंटिकल्स का यूज़ करेगा मूवमेंट कराने में भी, खाने को लेने में भी, और अपने दुश्मन को पकड़ने में भी। अब हम जो होते हैं, हम अपने पैरों का, हाथों का यूज़ करते हैं बहुत सारे काम के लिए। जबाड़े का यूज़ करते हैं चबाने के लिए। अब देखो, लोकोमोशन जितनी भी हैं वो सारी मूवमेंट्स हैं, बट जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो लोकोमोशन नहीं होंगी। जैसे आईलेट्स एक तरीके की मूवमेंट है, पर वो एक लोकोमोशन नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि लोकोमोशन के जो मेथड्स होते हैं वो उसके एनिमल की हैबिटाट और डिमांड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के होंगे। और ये लोकोमोशन हम सब क्यों करते हैं? खाने के लिए, रहने के लिए, मिलने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, या फिर फेवरेबल कंडीशंस के लिए, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। अब टाइप ऑफ मूवमेंट्स, हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं बेसिकली: एम्बीबॉयड मूवमेंट, स्लेडी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। सबसे पहले हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं, जैसे मैक्रोफेज है या फिर ल्यूकोसाइट्स हैं ब्लड के अंदर, ये आपकी एम्बीबॉयडल मूवमेंट्स शो करती हैं। जैसे कि हमारे पास सूडोपोडिया की अगर मैं बात करूं, सूडोपोडिया स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म करवाता है अमीबा के अंदर। ठीक है, तो आपके पास स्लेडी के अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो हमारी जो आपकी स्लेरिया होते हैं उनका एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, मूवमेंट कराना होता है डस्ट का, फोर्जन, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका। जैसे कि हमारा ओवा जो होता है फीमेल डॉग्स में, उसको भी सेलेरी मूवमेंट्स के थ्रू ही मूवमेंट कराना होता है एक ही डायरेक्शन में। अब मस्कुलर मूवमेंट कौन आए? जैसे आपकी लिम्स हुए, जो हुए, टंग हुए, ये सब आपके मस्कुलर क्या हुए, मूवमेंट्स हुए। ठीक है जी, इस चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में, किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, और हम सब चल पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मसल्स हैं आपकी, तो मसल एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है। हमारी बॉडी का 40 से 50% जो पूरा वेट होता है वो मसल्स के द्वारा होता है। मसल्स क्या क्या करती हैं? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये सारा काम हमारी मसल्स करती हैं। मसल अलग अलग काम करती हैं। जैसे कि मसल्स के लोकेशन के बेस्ड पे हमने मसल्स को 3 टाइप की बता दिया: स्केलेटन मसल, विसरल मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटन मसल्स जिनके पास क्या होते हैं, स्टीरप्स होते हैं, इस वजह से इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनका काम वॉलेंट्री होता है, यानी कि हमारी मर्ज़ी से ये काम करने वाली होती हैं, और ये हमारे बॉडी के पोस्चर्स को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होती हैं। अब वेसरल मसल्स जो होती हैं ये स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, और ये हमारी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को करती हैं, जो कि हमारे
अंडर काम नहीं करता, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार। इनको हम नॉन स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास स्ट्राइप्स भी नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिक मसल, जो कि हमारी हार्ट की मसल्स हैं। यहाँ पर ब्रांचिंग होती है, मतलब स्ट्रेट्स भी होते हैं, यहाँ पे स्ट्रिप्स भी होती हैं, और भाई ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं नेचर में। अब हम क्या करने वाले हैं, स्केलेटल मसल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्केलेटल मसल्स किस तरीके की होती है। तो हर एक स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में, वो बहुत सारे मसल बंडल से बनी होती हैं। इन मसल बंडल्स को हम वेसिकल्स बोलते हैं। अब ये जितने भी बंडल्स हैं, ये एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से लिपटे हुए रहते हैं, जिसको हम वेसिका बोलते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये जो भी बंडल्स होते हैं, इन बंडल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं, इनको हमने ऊपर से ढका हुआ है एक लाइन से, जिसको हमने बोला सार्कोलीमा। सार्कोलीमा के अंदर हमारा सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर एक हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो फाइबर्स होते हैं सैनेटिनियम नेचर के होते हैं, मतलब मल्टीन्यूक्लिएटेड इनके पास नेचर होता है। और ये रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, और ये कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। ये बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी में रोल निभाता है आपके मसल्स का। अब क्या होता है हमारे पास, ये जो फाइबर्स हैं, ये लाइट डार्क बैंड अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे कि ये दो टाइप के प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन को हम आइसोटाइप भी बोलते हैं, आई बैंड, एंड इसको हम लाइट बैंड बोलते हैं। जबकि एक्टिन को हम डार्क बैंड, मायोसिन वाला है ये ए, डार्क बैंड, इसको हम एनियोस्ट्रोफिक बैंड बोलते हैं, जिसमें आपका मायोसिन होता है। अब बेसिकली ये दोनों ही प्रोटीन अपने आप को रोड की तरह पैरेलली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, और इस वजह से लाइट डार्क बैंड देखने को मिलते हैं तुम्हें। बेसिकली क्या होता है, एक रीज़न होता है जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं। ये हर एक आई बैंड के बीच में जेड लाइन कहलाती है, और दो जेड लाइन के बीच का रीज़न को हम साइक्रोमियर बोलते हैं। और सैक्रोमियर एक फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, आप ये बताओ किसकी होगी, आपके मतलब मसल्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो सैक्रोमियर होती है, और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो मसल फाइबर होता है। ठीक है जी। अब इसी तरीके से देखो, इसने दिखा भी रखा है कि दो जेड लाइन के बीच को हम सैक्रोमियर बोलते हैं, और जेड लाइन कहाँ होती है, आपके आई बैंड के बीच में होती है। ठीक है जी। और एच जोन कहाँ है आपका, जो कि नॉन ओवरलैप, मतलब जहाँ पे आपका जो वो होता ना आपका ए बैंड, जहाँ पे ओवरलैप नहीं होता, उसको हम एच जोन बोलते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से मतलब क्या होगा ना, उनका ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन होगा तो भाई रिलैक्स हो जाएगा। मतलब रिलैक्सेशन के वक्त पे जेड जो लाइन होती है के बीच का जो डिस्टेंस था कॉन्ट्रैक्शन के वक्त पे वो कम होता जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इस वक्त पे ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई बैंड पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जब रिलैक्सेशन होगा तो आपकी सैक्रोमियर रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि वो अपना डिस्टेंस बढ़ा लेती है। अब आपका नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि एक्टिन और मायोसिन के हमें स्ट्रक्चर्स देखना है कि हर एक एक्टिन दो मायोफिलामेंट्स के ना बनी हुई होती हैं, मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होती हैं दो। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है कि एक जो ये फिलामेंटस है आपका, वो बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन से बना हुआ है। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, जिसको आप ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, जो ट्रोपोनिन होता है वो एक रेगुलर वे पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, एंड ट्रोपोनिन मार्क्स करके रखता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट किसके लिए, मायोसिन के लिए, वो भी एक्टिन फिलामेंट पे। अब मायोसिन की मैं बात करूँ तो मायोसिन के ना दो हमारे क्या होते हैं फ्रेगमेंट्स होते हैं, एक तो लाइट नीरोमायोसिन
एक क्या होता है हैवी मीरोमायोसिन। हैवी के अंदर क्या होता है आपकी ग्लोबुलर हेड, और आपका जो आर्म है वो हैवी के अंदर आएगा, और जो टेल होगी वो लाइट के अंदर आएगी, और ये पूरा स्ट्रक्चर जाके मिला देता है आपके मायोसिन को। अब ये जो मायोसिन है उसके हेड पे एक्टिव साइट होती है एक्टिन की भी और एटीपी सिंथेटेज की भी, देख लीजिएगा। अब मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आप स्लाइडिंग थ्योरी से समझ सकते हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी मसल्स का। ये दो मतलब जो आपके वो थे है ना, मतलब प्रोटीन एक्टिन मायोसिन, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही चल रहा है यहाँ पे जो भी चल रहा है। होता क्या है बेसिकली, जो आपका एक्टिन फिलामेंट है और जो मायोसिन फिलामेंट है वो इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन चलती है। बेसिकली होगा क्या, अभी उससे पहले आपको एक ज़रूर बात ये समझनी जरूरी है कि एक मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर्स के साथ मिलके एक मोटर यूनिट बनाता है, ठीक है। उसके बाद आप ये समझिए, जैसे ही एटीपी टूटती है, मतलब एटीपी सिंथेस, एटीपी का सिंथेस ना होके एटीपी जैसे ही टूटेगी तो ये जो क्रॉस ब्रिज है वो बनना शुरू हो जाता है। कैसे, आपको पता है कि मायोसिन के हेड के ऊपर एटीपी सिंथेस था, बट यहाँ पर क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट के पास यहाँ पे ट्रोपोनिन था, है ना, उस पर कैल्शियम आके लगेगा जिससे कि ट्रोपोनिन वहाँ से अपने आप को हटा ले और मायोसिन का हेड आके वहाँ पे अटैच हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक क्रॉस ब्रिज बनेगा एंड एटीपी क्या हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है, एटीपी यूज होता है। और जैसे ही एटीपी बनता है तब ये जो आपका क्रॉस ब्रिज होता है वो टूट जाता है। यही बार बार रिएक्शन चलती है और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दो तरीके के हमारे पास यहाँ पर मसल्स होती हैं। एक मतलब मसल्स के फाइबर्स होते हैं, एक वाइट फाइबर्स होती हैं और एक होता है रेड फाइबर्स। रेड फाइबर्स किसकी वजह से, मायोग्लोबिन होने की वजह से, क्योंकि वो रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरेजिंग पिगमेंट होता है मायोग्लोबिन, इसलिए हम उसको रेड फाइबर बोलते हैं। और ये जो होते हैं रेडिश अपीयरेंस दिखाते हैं और इनके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो मतलब एटीपी भी अच्छा खासा होगा। लेकिन जो वाइटिश फाइबर होते हैं हमारे पास, ये वाइटिश कलर के होते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके पास हाई होता है, तो मतलब कि यहाँ पर आपका एनारोबिक रिएक्शन ज़्यादा होगी। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा। ये ना समरी बेस है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी हम जल्दी लाने की, मतलब कल को ही पक्का हम शेयर करेंगे।